Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डिरिचलेट्स थ्योरम एंड लियोविलेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स थ्योरम। सबसे पहले हम डिरिचलेट्स थ्योरम देखेंगे। इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि दिस ट्रिपल इंटीग्रल टेकन ओवर वॉल्यूम बी x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz this is equal to gamma l gamma m gamma n divided by gamma l plus m plus n plus 1। और कंडीशन दे रखी है where x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 and z also greater than or equal to 0। साथ में x plus y plus z is less than or equal to 1। अब x, y and z सभी को greater than or equal to that means positive रखना है, तो that means positive octant जो होता है उसमें हमारी वॉल्यूम जो है v पॉजिटिव ऑक्टेंट में हमें लेनी है। अब ये जो गिवन इंटीग्रल है हमें निकालना है, इसको हम I सपोज कर रहे हैं। तो सपोज दिस I इज द गिवन इंटीग्रल जिसे हमें राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। अब ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर दी हुई, दिस विल बी बाउंडेड बाय द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेंगे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के इक्वेशंस होते हैं आपके x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो जो वॉल्यूम है इट विल बी बाउंडेड बाय द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, क्योंकि गिवन कंडीशन में हमें x प्लस y प्लस z लेस देन और इक्वल टू 1 रखना था, इसलिए दिस वॉल्यूम विल बी बाउंडेड बाय द प्लेन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स और चौथा प्लेन ये वाला, इनसे आपकी वॉल्यूम बाउंडेड है, इसलिए इंटीग्रल में जो हम लिमिट्स लेंगे x, y एंड z की, वो स्टार्ट होंगी x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 से। तो ये इंटीग्रल में जो लोअर लिमिट्स ली जाएंगी ये 0 से स्टार्ट होंगी, x, y एंड z तीनों की लिमिट्स। अपर लिमिट के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ से आप z निकालेंगे तो z आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये अपर लिमिट हो गई z की। उसके बाद आप z को हटा के यहाँ से y कैलकुलेट कर लीजिए, तो y आएगा 1 माइनस एक्स, ये अपर लिमिट हो गई y की। y एंड z हटाने के बाद आप x कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये अपर लिमिट होगी x की। तो ये हमने x, y एंड z की लिमिट्स डिराइव करी हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन रिलेशन, और इन लिमिट्स के अंडर हमको ये इंटीग्रेशन करना है। अब z की लिमिट में क्योंकि x एंड y इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहला इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू z किया जाएगा ट्रीटिंग x एंड y एज कॉन्स्टेंट्स। तो इस z टू द पावर n माइनस 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे, यू गेट z टू द पावर n अपॉन n। इसमें लिमिट्स लगा दिए z की 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू, ये z टू द पावर n की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई टू द पावर n। लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ से 1 अपॉन n हम कॉमन निकाल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और ये z टू द पावर n की वैल्यू एट द अपर लिमिट हमने लिख दी है, वैल्यू एट द लोअर लिमिट विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास अगली स्टेप आ गई है। अब अगला इंटीग्रेशन यहाँ हमें करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y। जब आप विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो दिस x विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट। x टू द पावर l माइनस 1 को हम यहाँ y वाले इंटीग्रल के बाहर ला सकते हैं, क्योंकि इट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो ये x टू द पावर l माइनस 1 को हमने इस इंटीग्रल के बाहर ले लिया, और ये अंदर
इस क्वांटिटी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y। अब ये देखिए, ये वाला इंटीग्रल हमें इवैल्यूएट करना है। ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y हमें करना है। तो जब इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 माइनस एक्स विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो अब हम इसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए हमने पुट किया है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू टी। अब क्योंकि 1 माइनस एक्स को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए dy हो जाएगा, ये कांस्टेंट आ गया 1 माइनस एक्स एंड dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम ऊपर वाले इंटीग्रल जो ये है इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये वाला पोर्शन एज सच रखा गया है यहाँ पर। जब सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होंगी। तो यहाँ लोअर लिमिट है y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। तो ये लोअर लिमिट हो गई t इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट थी यहाँ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ जब y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये अपर लिमिट हो गई t इज इक्वल टू 1। फिर ये जो है y टू द पावर m माइनस 1, यहाँ y आप सब्सटीट्यूट करिए। तो ये y सब्सटीट्यूट कर रखा है 1 माइनस एक्स इंटू टी, पावर हो गई m माइनस 1। उसके बाद ये 1 माइनस एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए यहाँ हमने अलग रखा है। यहाँ जो y था इसकी जगह वंस अगेन सब्सटीट्यूशन किया है हमने 1 माइनस एक्स इंटू टी, दिस इज होल रेज टू द पावर n। और ये dy की वैल्यू आ गई है 1 माइनस एक्स dt। अब आप देखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t हम कर रहे हैं, ये 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज एक्चुअली 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1। इस पूरे को हम इस t वाले इंटीग्रल के बाहर कांस्टेंट की तरह ला सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 यहाँ से हमने लिखा हुआ है t वाले इंटीग्रल के बाहर। उसके बाद आप देखिए t टू द पावर m माइनस 1 यहाँ से आएगा, और ये जो अपने पास था इसमें से 1 माइनस एक्स दोनों में से कॉमन निकलेगा। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n यहाँ से, और ये वाला 1 माइनस एक्स मिलके अगली स्टेप में ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 हो गया। उसके बाद यहाँ से 1 और यहाँ से t बच रहा है, तो ये 1 माइनस टी टू द पावर n dt अपने पास हो गया। अब वंस अगेन 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 को हम इस t वाले इंटीग्रल के बाहर यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 ऑलरेडी था, ये इस वाले 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 के साथ कंबाइन होके अगली स्टेप में आपको देगा 1 माइनस एक्स टू द पावर m प्लस n। और अंदर इंटीग्रल में अपने पास t टू द पावर m माइनस 1 ये वाला यहाँ से, और ये 1 माइनस टी टू द पावर n हमारे पास रह जाएगा। अब हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। इस इंटीग्रल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपने फर्स्ट ईयर में बीटा फंक्शन पढ़े थे। तो बीटा इंटीग्रल से अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा इंटीग्रल हम जानते हैं कि दिस बीटा mn इज इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1। दैट मीन्स x की जो पावर है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलता है, एंड 1 माइनस एक्स की जो पावर है उससे एक ज़्यादा यहाँ आपको मिलता है। तो ये जो इंटीग्रल हमारे पास आया है इसी टाइप का है। तो इसको हम बीटा फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये t की जो पावर है इससे एक ज़्यादा आप लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास m, एंड 1 माइनस टी की जो पावर है इससे एक ज़्यादा आप लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास n प्लस 1। सो दिस इज, ये जो इंटीग्रल था दिस इज बीटा m n प्लस 1।
ये बाहर वाली जो क्वांटिटीज़ हैं इनमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। ये जो ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल था, अब ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इसे बीटा m n+1 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये इंटीग्रल हमारे पास आ गया था बीटा m n+1। अब ये जो बीटा फंक्शन आया है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसलिए हम इस पूरे को कांस्टेंट की तरह x वाले इंटीग्रल के बाहर यहाँ ले सकते हैं। तो ये हमने इसको इंटीग्रल के बाहर ले लिया है और उसके बाद ये इंटीग्रल आपके पास इस तरह से रह गया है। वंस अगेन यहाँ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 है, x की पावर्स हैं एंड 1 माइनस x की पावर्स हैं। तो वंस अगेन आप बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ कर लीजिए। तो इस इंटीग्रल को भी हम बीटा फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू बीटा l m+n+1। ये l -1 से एक ज़्यादा, यहाँ आया l, एंड m+n से एक ज़्यादा हम लेंगे तो ये दिस इज m+n+1। तो ये हमारे पास इंटीग्रल सिंप्लीफाई होके बीटा फंक्शन के फॉर्म में आ गया है। अब जो रिजल्ट हमें डिराइव करना है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। तो अब गामा फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए हम बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है उसे यूज़ करेंगे। दैट इज बीटा mn इज गामा n डिवाइडेड बाय गामा m+n। तो फर्स्ट वाले बीटा फंक्शन के लिए हमने इस रिलेशन को यूज़ किया, तो ये हुआ गामा n+1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ इन दोनों का सम, दैट इज गामा m+n+1। सेकेंड वाले बीटा फंक्शन में अगेन आप रिलेशन इसको यूज़ करेंगे, so this is gamma l gamma m+n+1 एंड डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का सम, so this is gamma l+m+n+1। तो ये गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब गामा फंक्शंस का रिकरेंस रिलेशन हम यूज़ करेंगे। गामा n+1 होता है n गामा n के बराबर। तो अब आप देखिए, यहाँ पर ये जो गामा n+1 है, इसको आप n गामा n लिखेंगे तो n इस नीचे वाले n के साथ कैंसिल होके न्यूमरेटर में सिर्फ गामा n रह जाएगा। तो ये न्यूमरेटर पार्ट में गामा m एंड गामा l तो ऑलरेडी थे, यहाँ से आपको गामा n और मिल जाएगा। तो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर पार्ट में आप देखिए, गामा m+n+1 यहाँ है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है। n हम ऑलरेडी यहाँ जो n आ रहा है उसके साथ कैंसिल कर चुके हैं, तो सिर्फ एक ही टर्म अपने पास रह जाएगी, दैट इज गामा l+m+n+1 एंड यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि हमें डिरिचलेट्स थ्योरम के प्रूफ के लिए चाहिए था। अब हम देखेंगे ल्यूविल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स इंटीग्रल। तो इसमें x, y एंड z हमें दे रखे हैं, दे आर ऑल पॉजिटिव। साथ में x + y + z की वैल्यू बिटवीन u1 एंड u2 ये लाई कर रही है। देन दिस इंटीग्रल x to the power l-1, y to the power m-1, z to the power n-1, f x + y + z dx dy dz, this is equal to gamma l gamma m gamma n, डिनोमिनेटर में गामा l+m+n+1, then integral between the limits u1 and u2, u to the power l+m+n-1 fu du। अब इसमें देखिए, जो हमने डिरिचलेट्स इंटीग्रल देखा था उसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन आता था, x, y एंड z की पावर्स आती थी। यहाँ पर दिस f x + y + z वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है। राइट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन वही है जो आपके डिरिचलेट्स इंटीग्रल में हमें मिलता था। साथ में ये इंटीग्रल और आ गया है, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल यहाँ पर आपको मिलेंगी, ये u1 एंड u2 जो यहाँ पर आ रहे हैं, दीज विल गिव यू द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा u to the power l+m+n-1 fu du। ये fu के लिए
यहाँ जो आपका एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, तो इस पूरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यू से आप रिप्लेस करेंगे तो आपको एफ यू फंक्शन मिल जाएगा। एंड इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू यू बिटवीन द लिमिट्स u1 एंड u2। तो ये कहलाता है लियोविलेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स इंटीग्रल। डिरिचलेट्स थ्योरम को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ किया जाता है वो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल में देखिए ये इंटीग्रल हमें इवेलुएट करना और प्रूव करना है कि इस राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ v हमें दे रखा है, v दैट इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड का ये इक्वेशन दे रखा है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अब यहाँ फर्स्ट ऑक्टेंट की बात की हुई है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में x, y एंड z ऑल विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और क्योंकि हमें वॉल्यूम लेनी है इनसाइड दिस इलिप्सॉइड, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ आप देखिए कि ये एक्स, वाई एंड जेड की ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये तो जैसे डिरिचलेट्स थ्योरम में हमें रिक्वायर्ड होती है उसी तरह से हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्सेट्रा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि डिरिचलेट्स थ्योरम में कंडीशन थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्योंकि होल स्क्वायर वाली क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, इसको डिरिचलेट्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाए ऐसे फॉर्म में लाने के लिए हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को u, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को v एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को w के बराबर सब्सटीट्यूट कर दें, तो यहाँ आपको u प्लस वी प्लस w दिस विल बिकम लेस देन और इक्वल टू 1। तो जैसे हमें डिरिचलेट्स थ्योरम में कंडीशन चाहिए होती है उस टाइप की कंडीशन आपको मिल जाएगी। साथ ही ये जो आपने सब्सटीट्यूशन किया है यहाँ पर u को लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और नीचे भी होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये u विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इसी तरह से v एंड w विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये u, v एंड w जो हैं ये डिरिचलेट्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आप देखिए क्योंकि हमने यहाँ सब्सटीट्यूशन कर रखा है, तो हम यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे, तो ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ से y आप कैलकुलेट करिए तो ये y आएगा, और यहाँ से z कैलकुलेट करके ये लिखा हुआ है। अब इनको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये dx की वैल्यू हो गई, इसे डिफ्रेंशिएट करने पे dy और इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये हमें dz मिल गया। अब ये हम सब्सटीट्यूट करते हैं गिवन इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल ये आपका ट्रिपल इंटीग्रल है, आपके पास था यहाँ पर x टू द पावर l माइनस 1, तो ये हमने सब्सटीट्यूट किया, ये वैल्यू हो गई x की टू द पावर l माइनस 1, दिस इज y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, फिर dx dy dz था, तो ये dx में से a/2, dy में से b/2 एंड dz में से c/2 कॉमन निकाल के ये बाकी की टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 3 बार आ रहा है, ये कंबाइन होके 1/8 हो गया। फिर आप देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ से a टू द पावर l माइनस 1 यहाँ से है, और एक a यहाँ आ रहा है, तो ये a की पावर रह जाएगी l। इसी तरीके से b की पावर m एंड c टू द पावर n, ये कांस्टेंट्स हैं तो इन्हें हमने इंटीग्रल के बाहर लिया हुआ है। उसके बाद u की पावर आप देखिए यहाँ से u की पावर आएगी l/2 माइनस 1/2, और यहाँ से u टू द पावर माइनस 1/2 है, तो u की पावर टोटल हो जाएगी आपके पास l/2 माइनस 1/2 दो बार आ रहा है, तो वो कंबाइन होके l/2 माइनस 1 आपके पास रह जाएगा। इसी तरीके से v टू द पावर m/2 माइनस 1 एंड w टू द पावर n/2 माइनस 1 ये अपने पास रह जाएगा
इंटीग्रल के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि u, v एंड w डिरिचलेट्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो अब आप डिरिचलेट्स थ्योरम को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस इंटीग्रल इन्वॉल्विंग u, v एंड w। तो डिरिचलेट्स थ्योरम को यूज़ करके ये हमने इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखी हुई है। देखिए इसमें u की जो पावर है इससे एक ज़्यादा यहाँ पर आता है गामा, देन इसकी पावर से एक ज़्यादा यहाँ पर आया गामा, और w की जो पावर है इसको एक से आप इंक्रीज करेंगे तो दिस इज गामा n/2, और नीचे इन तीनों का सम +1, तो गामा l/2 + m/2 + n/2 +1। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया यूजिंग डिरिचलेट्स इंटीग्रल। नेक्स्ट एग्जांपल में लियोविलेज एक्सटेंशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो शो किया हुआ है। तो यहाँ हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दे रहे हैं, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सटेंड्स ओवर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फंक्शन इज रियल, फॉर विच द फंक्शन इज रियल। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन रियल कब कब होगा। तो फंक्शन रियल होने के लिए ये जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी आ रही है तो शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो x² + y² + z² है दिस शुड बी लेस देन 1, और क्योंकि ये सारी स्क्वायर वाली क्वांटिटीज़ हैं दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास ये क्वांटिटी जो है x² + y² + z² ये आ गई है बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पर लियोविलेज एक्सटेंशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर क्वांटिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन थी कि आपके x + y + z की जो वैल्यू है बिटवीन टू फिक्स्ड क्वांटिटीज़ u1 एंड u2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर क्वांटिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। x² को u, y² को v एंड z² को w के बराबर सब्स्टिट्यूट किया है। इससे आप x, y एंड z की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx, dy एंड dz आपको मिल जाएगा। तो अब ये जो आपका गिवन इंटीग्रल है इसको हम u, v एंड w की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो dx, dy एंड dz थे यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 तीनों में आ रहा है, ये कॉमन निकल के 1/8 आ जाएगा। उसके बाद u, v एंड w तीनों की पावर्स -1/2 रहेंगी, du, dv एंड dw आ जाएगा इधर। डिनोमिनेटर पार्ट आप देखिए √1 - x² - y² - z² था, तो आप x² को u, y² को v एंड z² को w के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट हो गया। अब ये जो आपके पास u टू द पावर -1/2 है इसको हम लिख सकते हैं u टू द पावर 1/2 -1। जो -1/2 था उसको 1/2 -1 इस तरह से लिखा है। u, v एंड w तीनों के लिए हमने ये चेंज किया है। अब ये जो आपका इंटीग्रल आया है ये अब लियोविलेज एक्सटेंशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उस फॉर्म में आ गया है। तो अब इसको आप डायरेक्टली फार्मूला लगा के लियोविलेज एक्सटेंशन वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया है, तो ये आपका बाहर वाला पोर्शन आ गया। इंटीग्रल की लिमिट्स 0 एंड 1 के बीच में है, क्योंकि ये जो आपकी क्वांटिटी थी बिटवीन 0 एंड 1 थी, तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन 0 एंड 1 रहेंगी। लियोविलेज एक्सटेंशन में हमने इंटीग्रल को u के फॉर्म में लिखा था, u की पावर्स आ रही थी, तो लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल में u क्योंकि ऑलरेडी इन्वॉल्व था तो u नहीं लेके यहाँ पर वेरिएबल को अल्फ़ा लिया हुआ है, तो ये अल्फ़ा टू द पावर 3/2 - 1, और यहाँ पर जो हमने इंटीग्रल में fu लिया करते थे वो यहाँ पर f अल्फ़ा हो जाएगा।
तो एफ अल्फ़ा लिखने के लिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इसको आप अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका इंटीग्रल इस तरह से हो गया 1 माइनस अल्फ़ा, एंड ये अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अब इस इंटीग्रल को आप देखिए, इंटीग्रल हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 3/2 माइनस 1 एंड अंडर रूट जो ये 1 माइनस अल्फ़ा था इसको हमने लिखा है 1 माइनस अल्फ़ा टू द पावर माइनस 1/2 आएगा। उस माइनस 1/2 पावर को भी 1/2 माइनस 1 इस तरह से लिखा हुआ है। ये गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई सब्सटीट्यूट की हुई है। गामा 3/2 जो था इसको आप रिकरेंस रिलेशन लगा के लिखेंगे तो ये आएगा 1/2 गामा 1/2, तो 1/2 बाहर एंड गामा 1/2 की वैल्यू वंस अगेन रूट पाई के बराबर हो जाएगी। तो ये अपना बाहर वाला पोर्शन और ये इंटीग्रल आपका इस तरह से हो गया। अब इस इंटीग्रल को वंस अगेन आप बीटा फंक्शन का जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है उससे आप कंपेयर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बीटा 3/2 एंड 1/2। ये जो पावर है इससे एक ज़्यादा आपको करना है तो ये 3/2 हो गया, और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा की जो पावर है इसको भी आपने एक बढ़ाया तो ये आपका 1/2 आ गया। ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ये सिंप्लीफाई होके π/4 अपने को मिल गया। अब बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच का आप रिलेशन यूज़ कर लीजिए, तो ये बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। वंस अगेन आपको इसको रिकरेंस रिलेशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। गामा 3/2 को आप लिखेंगे 1/2 गामा 1/2, गामा 2 जो आ रहा है इसको आप रिकरेंस रिलेशन लगा के लिखेंगे तो ये आपका सिंप्लीफाई होके गामा n+1 होता है n गामा n, तो ये आएगा 1 गामा 1 के बराबर। अब इस पूरी क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लीजिए, गामा 1/2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए रूट पाई, तो ये इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई होके ओवरऑल वैल्यू अपने पास आ जाएगी π²/8। तो ये इंटीग्रल इस तरह से हम लियोविलेज एक्सटेंशन को यूज़ करके इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। So this ends our discussion on Dirichlet's theorem and Liouville's extension of Dirichlet's theorem. Thank you for watching.